नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी 1 से 5 के लिए सिलेबस और स्ट्रेटजी का सेशन आ चुका है। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे पीआरटी के लिए आपका सिलेबस और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप 90+ अंकों को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि रोशन बैच के नाम से हमने कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए निकाला है। और चूंकि ये हमारे द्वारा निकाला गया पहला बैच है और इस वजह से हम आप सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम फीस के साथ में, जो कि 199 रुपये है, और महज 199 रुपये में हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं। और अभी आपको हम कुछ फ्री यूट्यूब वीडियोस भी दे रहे हैं, जिसके आपको स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर हम आपको फ्री में यूट्यूब पर बता रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो अन्यत्र आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म या संस्थान से नहीं मिल सकता है। टीआरई 3 में अगर हम बात करें तो 400+ सिलेक्शंस हमारे चैनल से हुए थे। अप्रैल 2024 में हमने यूट्यूब चैनल बनाया था और महज 4 महीनों की पढ़ाई में 4 महीनों में हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए खुद का सिलेक्शन तो सुनिश्चित ही किया था। साथ में पीआरटी के लिए 400+ सिलेक्शंस हुए हमारे चैनल से और लगभग 2000 के आसपास सदस्य जुड़े थे यूट्यूब पे, और उसमें से 400+ सिलेक्शंस होना ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली बात था। और उसके बाद फिर हमने टीआरई 4 के लिए पढ़ाना शुरू किया और काफ़ी ऊहापोह की स्थिति रही टीआरई 4 को लेकर, काफ़ी अनिश्चितता भी रही, और अंततः अब हम वापस से फिर से टीआरई 4 के लिए यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और इस रोशन बैच के साथ में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि रोशन बैच जो पीआरटी के लिए हम लॉन्च किए हैं, अभी मेन क्लास होने से पहले ही अभ्यर्थियों के विश्वास, अभ्यर्थियों ने जो ट्रस्ट हम पे किया है, उसका प्रमाण है कि 445 सदस्य आज के डेट में जुड़ चुके हैं और महज 4 दिन हुए हैं हमें इस बैच को लॉन्च किए हुए। अभी तक हमने कोई प्रॉपर क्लास भी नहीं स्टार्ट किया। अभी हमारे जो है स्ट्रेटजी सेशंस आ रहे हैं और अभी तक 445 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और 90+ अंकों के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है, बार बार जब विज्ञापन निकाला जाता है तब क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद जो हम अपने तरफ से डिकोड किए हैं सिलेबस को, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और साथ में स्पेशल एजुकेटर का प्रश्न पत्र होने के बाद जो बीपीएससी का पैटर्न है, जो वाकई में बीपीएससी पूछता है, उसके हिसाब से हम अपना सिलेबस भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बीपीएससी का सिलेबस समझ लेते हैं। बीपीएससी के सिलेबस की अगर हम बात करें, जो बीपीएससी अपने विज्ञापन में देता है, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो जो है आपका कुल 3 भाग में होगा, जिसमें भाग 1 आपका, जिसमें कि आपका 30 प्रश्न आपका होता है हिंदी और इंग्लिश का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको हम आपको यूट्यूब पर पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे, पढ़ा देंगे, और इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि जो भी कमज़ोर अभ्यर्थी हैं वो कम से कम 20 नंबर टच कर पाएंगे, और जो तेज़ तरार अभ्यर्थी हैं वो 25 से 28+ तक भी निकाल ले जाएंगे। कई बार कट ऑफ जब फंसता है मामला कट ऑफ में, तो आप लैंग्वेज की वजह से, भाषा की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे भी जो भाषा में कम नंबर होने की वजह से कट ऑफ में फंस के रह गए और सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो भाग 1 ये हो गया आपका। फिर आपका जो पेपर होता है उसमें भाग सेकंड के नाम से आपका 120 सवाल होते हैं, यानी 31 से लेकर जो 120 सवाल होते हैं ये आपका भाग सेकंड रहता है। और इस भाग सेकंड यानी 31 से 120 सवाल जो हैं, 31 से 150 जो सवाल हैं, जो कि टोटल 120 सवाल हुए, इन्हीं 120 सवालों में आपकी मेरिट बनती है, आपका रिजल्ट बनता है और आपकी नौकरी लगती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर अंग्रेजी का 8 प्रश्न तो आपको सॉल्व करना ही रहता है, ये आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा 22 सवाल या तो आप हिंदी का करेंगे, अगर हिंदी नहीं करना चाहते तो आप उर्दू करेंगे, अगर आप उर्दू नहीं करना चाहते तो आप बांग्ला करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अंग्रेजी सबको करना होता है, 8 सवाल अंग्रेजी के सबको करना होता है, और इसमें 30% अंक अनिवार्य रहता है। तो कुल मिलाकर आपको
जो है 9-10 नंबर कम से कम आपको लाने होते हैं, लेकिन 9-10 नंबर से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि कट ऑफ में आपका ये जो अंक हैं, क्वालिफाइंग अंक हैं, ये आपके काउंट होते हैं, और वहाँ पर उस स्थिति में आपको कम से कम 20+ मार्क्स रहने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाग सेकंड, यानी जो आपका मेन सिलेबस है पीआरटी का, जो बीपीएससी ने बताया वो क्या बताया है। तो भाग सेकंड सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण। प्राथमिक गणित का मतलब जो है बेसिक मैथ से आप समझ लीजिए, जो प्राइमरी लेवल पे होता है, लेकिन प्राइमरी लेवल का नहीं पूछा जाता है। प्राइमरी लेवल पे तो बच्चों जैसा सवाल हो जाएगा, लेकिन वो आपको जो एक टीचर के रूप में आपके अंदर होना चाहिए उससे संबंधित है। आगे हम चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से पूछा गया है। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग से आपसे सवाल पूछा जाता है। सामान्य जागरूकता का मतलब है करंट अफेयर्स है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान यानी कि आपका साइंस है, लेकिन यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान ना पूछकर मेनली आपको एनसीईआरटी साइंस पूछता है। और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान में अप्लाइड साइंस भी आता है, जो हमारे डेली मर्रा दिन प्रतिदिन की जो हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड भी सवाल उसमें होते हैं। लेकिन पीआरटी में जनरली आपका एनसीईआरटी साइंस ही पूछता है, अप्लाइड सवाल कम पूछता है, एनसीईआरटी पर आधारित अभी तक सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका साइंस का हो गया। इसके अलावा आपका एक साइंस के अंतर्गत ही आपका पर्यावरण सेक्शन होता है, अलग इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट। और ये पर्यावरण आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ये साइंस की एनसीईआरटी में आपको पर्यावरण दिया रहता है। आगे हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान की। अगर हम बात कर लें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत आपसे जो है पॉलिटी पूछता है। सोशल साइंस के अंतर्गत आपसे पॉलिटी पूछता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारत का जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास जनरली कहें तो वहाँ से सवाल पूछता है। सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी भी आता है, सामाजिक विज्ञान में जो है इतिहास भी आता है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार से आपका इतिहास पूछता है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और दूसरा है जो इसी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिस जो आपका जैसी आपकी क्लासेस हैं, जैसे 6, 7, 8 की क्लासेस हैं, उस हिसाब से जिस जिन क्लासेस में आपका सिलेबस दिया है उस हिसाब से। और यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या बताया गया है, तो पाठ्यक्रम आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित बताया गया है, और यहाँ पर आपका इतना सिलेबस आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बता दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के आधार पर आप एक मोटा मोटा आकलन कर सकते हैं कि आपके 8 विषय रहेंगे, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, किस सिलेबस से पूछा जाएगा, ये हमने आपके लिए बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहे हैं उनके आधार पर हमने डिकोड किया है, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। अब हम बात करते हैं हमारे द्वारा रोशन बैच के अंतर्गत क्लास नंबर 2 है सिलेबस और स्ट्रेटजी के अंतर्गत, जिससे आप 90+ अंक सिक्योर कर सकते हैं। और ये सभी जो सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टीआरई 1, 2, 3 और स्पेशल एजुकेटर जो कि 29 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था, इन प्रश्न पत्रों पर आधारित आपका सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो एक सिलेबस जो बीपीएससी बताता है, आपको उस सिलेबस के हिसाब से कुछ समझ नहीं आया होगा कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। आपको इतना पता चल गया होगा कि आपको 8 विषय पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये 8 विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आपको वास्तव में क्या पढ़ना है ये आपको समझ नहीं आया होगा, वो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर हमने सारा जो चैप्टर वाइज हमने आपको बता दिया है, कुछ इसी प्रकार से हम आपकी क्लासेस भी लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी सम्मिलित होगा, एक प्रकार से अलग अलग नहीं होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो जो बीपीएससी पूछा है, ये आपका बंगाल प्रांत से कहानी सारी स्टार्ट होती है 1733 से। हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है कि 1733 में क्या हुआ था, बिहार को सबसे पहले बंगाल प्रांत के अधीन लाया गया था। तो बिहार को बंगाल प्रांत के अधीन लाया गया था 1733 में, लेकिन बंगाल प्रांत से बिहार को अलग कर दिया गया था 1912 में। ये आप पढ़ते हैं। तो 1733 से कहानी शुरू होगी, फिर उसके बाद हम जंप करके 1757 प्लासी के युद्ध में आएंगे। और प्लासी का युद्ध जब शुरू होगा तो ब्रिटिश की एंट्री होगी, और ब्रिटिश की एंट्री होते हुए बक्सर युद्ध, फिर उसके बाद जो है चार्टर एक्ट वगैरह कंसीडर करते हुए हम 1857 की क्रांति से पहले तक का जो इतिहास है उसको हम चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जो है बीपीएससी के लिए, पीआरटी के लिए। चैप्टर नंबर 2 आपका आता है
कंपनी के विरुद्ध विद्रोह और कुछ जनजातीय विद्रोह। कंपनी के विरुद्ध विद्रोह में जैसे कि आपका बनारस विद्रोह जो राजा चैत सिंह का बहुत पूछा जाता है। बनारस विद्रोह के अलावा आपका जो है 1781 का जो बिहार वाला विद्रोह है वो भी आपसे पूछा गया है। इसके अलावा एक नंदलाल का विद्रोह है, वो भी आपको अब ध्यान रखना है। नंदलाल का जो विद्रोह है जिसमें नंदलाल जी को फांसी दी गई थी, इसके बारे में भी हम आपसे क्लास में चर्चा करेंगे। 70 बीपीएससी में इनसे सवाल पूछा गया है, तो अब ये आपको ध्यान रखना है। 71 बीपीएससी में आपको पूछा गया था, 70 या 71 में पूछा गया था, तो ये भी अब आपको ध्यान हम रखा देंगे, अच्छे से इसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुए, लेकिन इसके अलावा कुछ जनजातीय प्रकृति के भी विद्रोह हुए, उनको भी हम इसी साथ में पढ़ेंगे। सन्यासी विद्रोह से शुरू करते करते मुंडा विद्रोह तक ले जाएंगे, 1899 ताना भगत आंदोलन तक हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे और इसी में हम जो है मोपला विद्रोह भी कंसीडर कर लेंगे 1921 का। उसके अलावा तेभागा आंदोलन भी जो कि 1946 वाला है, वहाँ तक ले जाएंगे आपको। फिर है ब्रिटिश भारत कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। तो ब्रिटिश भारत की स्थिति और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से पहले जो है कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कुछ प्रमुख जो है संगठन बने थे, कुछ राजनीतिक प्रकृति की थे, और उन्हीं संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह का एक अलग क्लास होगा। कांग्रेस 1885 में जब स्थापना होती है तो कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम उदारवादी कांग्रेस जो नरम दल है, नरम दल यानी कि 1885 से 1905 तक, दादा भाई नौरोजी इसको देख रहे होते हैं। बाकी अन्य जो सदस्य हैं उनके बारे में हम आगे क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उग्र राष्ट्रवाद यानी कि जो गर्म दल आ जाता है, उदारवादी कांग्रेस का जो विपक्ष आ जाता है एक हिसाब से कांग्रेस के अंतर्गत ही, लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से आप जानते हैं। उग्र राष्ट्रवाद जो 1905 में अपने पीक पर आ गया, 1915 तक ये चला। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इन सबको हम इस क्लास में एक साथ में उग्र राष्ट्रवाद के साथ में कवर करेंगे। फिर क्रांतिकारी घटनाओं का प्रथम चरण हम देखेंगे, और ये क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं 1905 से लेकर 1915 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि इंडिया हाउस की स्थापना हुई, और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में। मैडम भीकाजी कामा के बारे में हम बात करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी घटनाएं हुई हैं, 1908 का मुजफ्फरपुर वाला जो केस है, बॉम्ब वाला केस है। फिर 1909 में जो है कर्नल वाइली का केस हम देखेंगे। ऐसे ऐसे करते हुए 1915 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कामागाटा मारू से लेकर, और फिर जाएगा ये आपका गदर आंदोलन तक। तो ये आपका प्रथम चरण हो जाएगा क्रांतिकारी घटनाओं का। फिर है महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन, 1915 में आए थे, और गांधी जी के द्वारा आने से पहले अफ्रीका में जो भी उन्होंने संघर्ष किया 1893 से लेकर 1914 के मध्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बार बार आपसे बीपीएससी इस वाले पोर्शन से सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहा है। अभी स्पेशल एजुकेटर वाले में भी अफ्रीका से जो है सवाल पूछा था, जो गांधी जी ने अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हम देखेंगे 1905 से, और मुस्लिम लीग के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखेंगे। और 1905 से 1947 तक कुछ एक 10-12 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन 10-12 महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इसके अंतर्गत ब्रीफ में देख लेंगे। फिर है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, और भारत में होम रूल लीग 1916 में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपका महात्मा गांधी का चंपारण प्रयोग 1917 से लेकर रॉलेट सत्याग्रह 1919 तक देखेंगे। अब इसके बाद गांधी जी पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छा जाएंगे। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्रांतिकारी घटनाओं का द्वितीय चरण आएगा 1924 से 31 तक, और इसी के साथ में हम आपको विदेश में जो क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं ये जाएगा आपका 1940 तक, जब सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी लंदन में, बदला लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो ये 1940 तक जाएगा, यानी विदेश में जितनी भी घटनाएं क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनको हम अलग से देख लेंगे। फिर बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो कि 1927 में बना, भारत पहुंचा था 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ण स्वराज का जो मामला चला कांग्रेस के अंतर्गत 1929 में, अधिवेशन हुआ था लाहौर वाला, उसके बारे में। कराची अधिवेशन 1931 की चर्चा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 31, 32 में हुआ, और पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है, 1932
तक 1931 तक जाता है, फिर ये रुक जाता है, फिर 1932 से 34 तक दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये सब हॉट स्पॉट टॉपिक्स है जहाँ से बीपीएससी बार बार पूछता है, और हम आपको ब्रीफ में पढ़ाएंगे, यानी कि जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ाएंगे, अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि डिटेल में हमने आपसे पहले पढ़ा दिया। चूँकि ये आपका सिलेक्शन बैच है तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकें। भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतीय चुनाव 1937 से लेकर कांग्रेस सरकार के इस्तीफे तक की जो स्थिति रहती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तक की स्थिति को हम 1935 से 39 तक यहाँ पर हम देखेंगे। फिर है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी में देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है बेबल प्रस्ताव लेकर आते हैं शिमला सम्मेलन के नाम से 1945 में, अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन, इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अंतरिम सरकार, आईएनए का ट्रायल वगैरह, माउंटबेटन प्लान, भारत की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ों को हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अलग से भी हम देखेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी का फेवरेट पर्सनालिटी अगर कोई है, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो है फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं। बाकी बिहार से रिलेटेड तो हमने चर्चा किया ही है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह वगैरह वगैरह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सब। बिहार स्पेशल की बात करें तो 1733 से लेकर 1947 के मध्य जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनमें बिहार का रोल रहा है, जो हमने आपको एक बार बिहार स्पेशल में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, उसको हम जो है एक साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है। फिर हम बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में, और भूगोल की बात करें तो आपको हम जो क्लासेस देंगे वो आपका 9th एनसीईआरटी पर आधारित भारत का भूगोल रहेगा, और इस तरीके से रहेगा कि सभी अभ्यर्थियों को भूगोल की समझ बन सके। बाकी आपका जो सिलेबस है जो आपसे पूछा जाता है मुख्यतः 6, 7, 9, 10 और 11, ठीक है। और मुख्यतः जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं 6, 7 से पूछा गया है, 9 से बहुत पूछा गया, और इस बार टीआरई 3 में 11th एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया था, जो हमने आपको टीआरई 3 के दौरान पढ़ाया भी था। तो यहाँ से हम आपको जो 6 से लेकर ओवरऑल 11 तक, 6 से लेकर 11 तक हम आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ भी पूरा कंप्लीट करा देंगे। हमने आपको 9 से 11 तक का कराया भी एमसीक्यू, 6, 7, 8 का हम इस बैच में क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। बिहार भूगोल से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्लास हम दोबारा से देंगे, और अपडेटेड फैक्ट्स के साथ में, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो परीक्षा में। तो ये आपका भूगोल का सिलेबस है, और भूगोल का सिलेबस आपका मुख्यतः कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 से 11 एनसीईआरटी, और आपका बेसिक समझ के लिए हम आपको जो क्लासेस देंगे वो भारत का भूगोल के नाम से 9th एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर है विज्ञान, साइंस। विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो 7th और 8th एनसीईआरटी पर आधारित होंगी, 7th और 8th एनसीईआरटी पर आधारित होंगी, और साथ में 9th और 10th का हमने आपको एमसीक्यूज़ कंप्लीट करा दिया है। तो आप पहले 7th और 8th एनसीईआरटी आपको हम कवर कराएंगे, इसके प्रश्न करा देंगे। जब इन प्रश्नों को आप कर लेंगे तब आपको 9th और 10th रिलेटिवली आसान लगने लगेगा। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो हमारे पुराने छात्र हैं, वो ऑलरेडी 9 से 10 एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं, और जिन्होंने पहले से कवर कर लिया आप इनको रिवीजन अवश्य करें, रिवाइज अवश्य करें। तो फिर हम बात करते हैं सिलेबस का ओवरऑल। तो पीआरटी के लिए 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 ये आपका सिलेबस है पीआरटी के लिए। फिर है पर्यावरण, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट की बात करें तो 9 to 12th एनसीईआरटी साइंस में कुछ चुनिंदा चैप्टर्स होते हैं, एकदम लास्ट में दिए रहते हैं, लेकिन ये पुरानी किताब में जो कोविड से पहले चलती थी उसमें दिए रहते हैं, और उससे हमने निकाल कर खोज के लाइन बाय लाइन हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में, टॉपिक के साथ में हमने आपको पर्यावरण आपको यूट्यूब पर पढ़ाया भी है। तो जो अभ्यर्थी पर्यावरण का क्लास आज तक नहीं किए हैं कहीं भी, आप हमारे जो इन्वायरमेंट का प्लेलिस्ट है पीआरटी इन्वायरमेंट का, आप वहाँ से कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, हम बता देते हैं। एक तो हमने यूट्यूब पर जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए अगर आप तेज़ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है हम रोशन बैच के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और मान के चलिए कि आपको लगभग 15 क्लासेस मैक्सिमम हम देंगे, और ये एक ड्यूरेशन जो रहेगा ये मैक्सिमम 1 घंटे का ड्यूरेशन, किसी भी क्लास का जो ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम 1 घंटे का, उससे बड़ा क्लास नहीं रहेगा हमारी तरफ से। और इन क्लासेस के माध्यम से हम आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की, तो संवैधानिक विकास जो आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, और ये चलकर आपका
1946 में जब संविधान सभा बनती है, फिर संविधान लागू होता है, तो वहाँ तक ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे क्रिप्स मिशन से सवाल पूछ सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान से, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन है जो पॉलिटी में भी ओवरलैप होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए इसको कवर ही करना है, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। भारत का संविधान क्लास 11th एनसीईआरटी हमने आपको एक बार पूरा पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 9th-10th एनसीईआरटी का हमने एमसीक्यू आपको कराया है, 10th का 2 चैप्टर तक का कराया है, उसके आगे भी करा देंगे, तो ये आपको एमसीक्यूज तैयार करने हैं। 12th एनसीईआरटी के भी एमसीक्यूज आपको तैयार करने हैं। ओवरऑल हम आपको 9 to 12th एनसीईआरटी का एमसीक्यूज, जितना भी एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यूज हैं, वो आपको 5 विकल्प के आधार पर हम बना बनाकर आपको हम सॉल्व कराएंगे यूट्यूब पर ही। और ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव हो जाएंगी। अभी कुछ दिन फ्री क्लासेस चलेंगी, उसके बाद आपके लिए ये क्लासेस सीमित कर दी जाएंगी, यानी जो बैच में स्टूडेंट्स रहेंगे केवल और केवल उन्हीं को क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स को मिलेंगी। भारत का संविधान, मूलभूत जो टॉपिक्स है जैसे कि प्रस्तावना, संविधान, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, तो इन सब से रिलेटेड भी हम आपको कम से कम कंटेंट के साथ में, जिससे आपका अच्छे से तैयारी हो सके। और जैसे स्पेशल एजुकेटर का पेपर आया था, कुछ अगर मान लीजिए उस तरीके से पॉलिटी आपसे पूछता है, तो आप आराम से सारे प्रश्नों को सही कर लीजिए। इतने आसान शब्दों में हम आपको पॉलिटी पढ़ा देंगे। पॉलिटी खेल होता है तर्क विज्ञान का, लॉजिक का। आप में से बहुत लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन लॉजिक का खेल है सारा। जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। चलिए करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स हम आपको सितंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक का कराएंगे। जीएस पार्ट सेकंड के लिए आज हमने बात किया था, वहाँ पर हमने जनवरी 2026 से बताया है। यहाँ पर हम पीछे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पीआरटी में लगभग 15 सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर्स का, जीएस में 8 ही सवाल पूछा जाता है जीएस पार्ट सेकंड में, इसलिए वहाँ पर 6-7 महीने का पूछता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक साल का कब से कब कवर करके जाना चाहिए। तो हम आपको सितंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, तैयार कराएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। और दूसरा बात है कि आप में से कोई स्पीडी पढ़ेगा, कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ेगा, जितना भी जिसको पढ़ना है आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, वही आ सकता है, कम से कम कंटेंट होगा। आप अपना करंट अफेयर्स का टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करेंगे तब आपको ज़्यादा फायदा हो सकेगा। अब अगर आप कोई किताब ला के भटकेंगे उसमें, अब आप मान लीजिए स्पीडी ही ले आए, अब स्पीडी में इतना फैक्ट रहेगा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, स्पीडी से नहीं, हम आपको बाकायदा अपनी तरफ से करंट अफेयर्स की क्लास देंगे। चलिए अब मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपका बेसिक मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स, मेंसुरेशन वगैरह मिला के आपको पूछा जाता है। बेसिक्स के लिए अगर आप नए हैं लेकिन आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप 7th और 8th एनसीईआरटी का मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। जो आपका मैथ स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है संख्या पद्धति से, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से सवाल आपको, एक सवाल आपको कन्फर्म रहता है। फिर आपका भिन्न फ्रैक्शन से आपको सवाल पूछ लिया जाता है। सरलीकरण से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस बार पीआरटी में पूछा गया था कुछ इस प्रकार से सवाल मान लीजिए पूछ लिया जाएगा इस स्क्वायर रूट टाइप में, तो इसको आपको सरल करके सॉल्व करना रहेगा। ये कोई प्रश्न नहीं है, हमने ऐसे सांकेतिक रूप से बना दिया है। फिर आते हैं सरलीकरण आपका हो गया, तो आपका संख्या पद्धति भिन्न हो गया, सरलीकरण हो गया। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ से सवाल आपके फिक्स रहते हैं। विभाज्यता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। उम्र आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसआई और सीआई, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ में दिया गया है, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। लाभ हानि भी आपको 7th 8 एनसीईआरटी मैथ में दिया हुआ है, तो उस पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा औसत से सवाल, प्रतिशत से सवाल, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टॉपिक है मैथ में। इसके अलावा जो टॉपिक हम आपको बताएंगे आज, वही टॉपिक आपको मैथ की दृष्टि से पीआरटी के लिए आपको तैयार करना है। आपका मैथ कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, उससे दिक्कत नहीं, बस आपको इतने ही टॉपिक्स पे आपको कमांड करना है। आज आपके पास समय है कि आप 50 टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब आपका वो स्थिति नहीं रहेगा। उसके बाद घातांक एवं करनी है, जिसको सर्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी बहुत पूछता है, जीएस में भी पूछता है,
पीआरटी में भी पूछ लेता है। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया, तो ये सभी प्रश्न जो है घातांक एवं करणीय के अंतर्गत आते हैं। फिर है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात और समानुपात से सवाल आपको पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल, जैसे कि आयत से, रेक्टेंगल से सवाल पूछ लेता है। वृत्त, सर्किल से इस बार सवाल टीआरई 3 में पूछा गया था। त्रिभुज, ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल आपको टीआरई 2 में पूछा गया है। फिर उसके बाद गोला है, स्फेयर जिसको बोलते हैं, और शंकु, कोण, क्यूब, घन, घनाभ। तो 2D और 3D जो भी डायमेंशंस वाले फिगर्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलते हैं। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जिन भी अभ्यर्थियों का वीक है, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पर हमारा, और उसमें हमने मैथ्स की कुछ बेसिक क्लासेस रखी हुई हैं। तो आप जो भी कमज़ोर अभ्यर्थी हैं आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोशिश करिए समझने का। बाकी हम मैथ्स के लिए थोड़ा कुछ समय बाद आपके लिए प्रयास भी अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है। अभी जो प्लेलिस्ट अपने मैथ्स की बनाई हुई है आप उसको फॉलो कर लीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हमने डिफरेंट टॉपिक से वहाँ पर सवाल रखे हुए हैं और कुछ अलग अलग जगहों से वीडियोस रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति, तर्कना की। और रीजनिंग की बात करें तो आपका अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अल्फ़ाबेट को करने का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है एनालॉजी से सवाल पूछे जाते हैं, यानी संबंध। जैसे आपको सिंपल में दे दिया कि अगर पेशेंट का संबंध डॉक्टर से है तो किसका संबंध जो है वो मतलब होगा एक हिसाब से। तो आपको रिलेट करने के लिए, जैसे कि ट्री का अगर लीफ से है तो फ्लावर का किससे होगा, इस प्रकार से आपको संबंध जोड़ने वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से आपको टीआरई जो है 2 या 3 में, टीआरई 3 का जो शायद पेपर लीक हुआ था उसमें शायद ये सवाल पूछा गया था, एक जगह पूछा गया है, अब ध्यान नहीं है टीआरई 2 है कि टीआरई 3 है। सीटिंग अरेंजमेंट आपका है इंपॉर्टेंट। रैंकिंग और ऑर्डर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लॉक, घड़ी से आपको सवाल देखने को मिले हैं। कैलेंडर से सवाल आपको पूछा जाता है। सीरीज और मिसिंग नंबर, श्रृंखला आधारित जो भी सवाल होते हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध आपको बार बार पूछा जाता है। इस बार टीआरई 3 में जो पूछा गया था उसका आंसर लास्ट में नन ऑफ दिस मान लिया था, बहुत ही डिस्प्यूटेड सवाल था। चलिए डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो दिशा, दूरी, श्याम 5 किलोमीटर उत्तर चला, 10 किलोमीटर दक्षिण चला, वगैरह वगैरह, अपने घर से कितना दूर है, ये सब आपका दिशा दूरी से संबंधित। फिर है काउंटिंग फिगर्स, फिगर्स को काउंट करने का, कि जो है इसमें आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट करने का भी सवाल पूछा जाता है, यानी विषम कौन सा छांटना होता है कि विषम कौन सा है। तो इस प्रकार से आपके जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर आपको रीजनिंग के दिखा दी हैं। रीजनिंग का भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है तो रीजनिंग का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है आप यूट्यूब पर आप उसको देख लीजिए। बाकी रीजनिंग के लिए भी संभव होगा तो हम आगे चलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि एक साथ में सभी के लिए प्रयास करना संभव नहीं है, एक एक करके करेंगे। तो मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए जो हमने प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाया, आप उसे जो भी कमज़ोर अभ्यर्थी हैं वो देख लेंगे। बाकी जिनका अच्छा है उनको कोई बात नहीं। और हम आपको जो क्लासेस हैं आपका कोशिश करेंगे 10 से 11 अप्रैल में शुरू करने का। हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, या तो 10 अप्रैल से या 11 अप्रैल से। कल हम आपसे बात करेंगे जो है स्मार्ट स्ट्रेटजी की, स्मार्ट स्टडी की, और इसके अंतर्गत बहुत सारी आपकी भ्रांतियां होंगी जो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको इसको जो है स्ट्रेटजी को फॉलो तो करना ही करना है। इस सेशन को जो भी हम चीज़ें आपको बताएंगे आपको कसम खा के उस हिसाब से आपको आगे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप बार बार भटक जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उलझ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हमारे द्वारा बार बार बताए जाने के बाद भी भटक जाते हैं, तो गलती हो जाती है आपसे उस साइड से, तो वो आपसे ना हो। तो इसलिए हम कल एक लास्ट सेशन लाएंगे पीआरटी का, और देन परसों से कोशिश करेंगे, नहीं तो उसके अगले दिन से कोशिश करेंगे, और क्लासेस आपकी हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी लगभग 4 दिन से लगभग 400 प्लस एडमिशन्स हो चुके हैं बैच में, इस वजह से जो है, और बैच का एडमिशन करने में बहुत समय जाता है, इस वजह से भी क्लासेस को जो है अभी स्टार्ट करने में थोड़ा सा देरी हो रही है। लेकिन हम आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, और आज का सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा, स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गया होगा, सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा। 90+ अचीव करने के लिए कल का जो लाइव सेशन होगा वो आपको देखना मस्ट है, और उसको आपको एक भीष्म प्रतिज्ञा लेकर आपको उसको फॉलो करना होगा। अगर आप उसको करते हैं तब आप अपनी सफलता तभी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ जहाँ भटकेंगे कल हम चर्चा करेंगे उन चीज़ों के बारे में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।